लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले ससुराल के मर्द। अरे संगीता, जल्दी से बाहर आओ। जी बोलिए, बस फुलके बन ही रहे हैं, ला रही हूँ। अरे जब कोई खाने के लिए बैठता है तो सबसे पहले क्या रखा जाता है? पानी, और मैंने रखा भी है। आप गुनगुना पानी पीते हैं ना? मैंने कर दिया था, ठंडा हो गया क्या? मैं अभी दोबारा करके ले आती हूँ। पानी तो गुनगुनाया है, लेकिन जग के अंदर है, गिलास में कौन डालेगा? वो मैं भूल गई थी, मैं अभी डाल देती हूँ। एक से एक नालायक बहू मिली है मुझे। मेरे बेटे दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक कर पैसा कमाते हैं और तुम औरतें उन्हें एक ग्लास में पानी तक डालकर नहीं दे सकती। माफ कीजिएगा अम्मा, आगे से ध्यान रखूंगी। 30 साल से तो तेरे मुंह से यही सुनती आ रही हूँ। अब खरी खरी शक्ल क्या देख रही है? जा चावल लेकर आ मेरे लिए। ये माया कहाँ है? मैंने कहा था कि मुझे इस सलाद में गाजर और चुकंदर चाहिए और ये मुझे खीरा प्याज पकड़ा गई। मैं ले आती हूँ तेरे लिए सलाद काट कर, वो रोटियां बना रही है। उर्मिला जल्दी से अंदर आती है और फ्रिज से गाजर चुकंदर निकाल कर काटने लगती है, जिसे देख। मैंने सलाद बना तो दिया था, फिर आप ये क्यों काट रही हैं? अर्जुन को चुकंदर और गाजर चाहिए और तूने उसे खीरा दे दिया। चिल्ला रहा था, उसी के लिए जा रही हूँ। ये तो मेरे दिमाग से निकल गया, अब तो बहुत डांट पड़ेगी। अब तो तुझे हमारी तरह ताने और डांट सुनने की आदत हो जानी चाहिए। हम कितना ही सब कुछ अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन ये ताने और डांट तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। आप लोगों की हालत देख देख कर तो मैं काफी डर चुकी हूँ। मैं तो शादी करके ऐसे ससुराल में जाऊंगी जहाँ मुझे सबका ढेर सारा प्यार मिले। मैंने तो सोच लिया है, करूंगी तो लव मैरिज। इससे कम से कम ये तो पता होगा कि होने वाला पति कैसा और ससुराल वाले कैसे हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर किसी ने सुन लिया ना तो जानती है क्या होगा? पहले आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता से परमिशन ले ले, वो मिल जाए तो बड़ी बात है। तभी बाहर से रोटी सब्जी के लिए आवाज आती है और घर की बहुएं और बेटी सब्जी रोटी लेकर बाहर जाकर सभी को परोसती हैं। खाना खाने के बाद 1 हफ्ते के हिसाब से मेरे कपड़े पैक कर देना। मुझे 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। 1 हफ्ता? लेकिन आपने तो मुझे जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अब क्या मैं तुमसे परमिशन लेकर जाऊंगा? अरे घर की औरतों का काम सिर्फ मर्द की सेवा करना और घर संभालना होता है, ना कि पति से सवाल करना। 6 साल के बच्चे की माँ है, लेकिन फिर भी इसमें अकल नाम की चीज नहीं है। अब जाओ सामान बांध मेरे पोते का। भरी आंखों के साथ अब माया कमरे में आती है और अपने पति का सामान पैक करने लगती है। जिस दिन से शादी करके इस घर में कदम रखा, तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ कि क्यों करी मैंने ये शादी। जीते जी नर्क जिंदगी भोगनी पड़ रही है मुझे। काश गरीब बॉयफ्रेंड से ही लव मैरिज कर लेती, सूखी रोटी खाकर ही सही, लेकिन कम से कम खुश तो रहती। बड़ा घर, पैसा देखकर इस अरेंज मैरिज के ख्याल ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। देश की आजादी के इतने सालों के बावजूद भी आज भी ऐसे कई परिवार थे जिनकी औरतें पूरी जिंदगी भर इसी सोच में गुजार देती हैं कि क्यों आखिरकार उन्होंने अपने परिवार की मर्जी से अरेंज मैरिज करी। ऐसा ही कुछ हाल इस परिवार का भी था, जो औरतों को सिर्फ घर के कामकाज, खाना बनाना, पति की सेवा और बच्चों को संभालने की नजरिए से ही सिर्फ देखा जाता था। हे भगवान, इन लोगों के ऑफिस के लिए निकलने में सिर्फ आधा घंटा रहता है और अभी तक सब्जी भी ठीक से नहीं बनी है। सुबह सुबह 56 भोग की फरमाइश कौन करता है? हम औरतों की जिंदगी तो बस घर संभालने और खाना बनाने में ही गुजर गई। इससे अच्छा तो हम कभी शादी ही नहीं करते। तभी नारायण सरला को आवाज देकर कमरे में बुलाता है। अरे 10 बार पुकारा है और अब आ रही हो? मेरे जूते कहाँ हैं? सामने टेबल के नीचे ही तो रखे हैं, वहां से ले लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं जूते लूं? जब मुझे अपने जूते खुद ही लेने हैं तो तुम्हारा क्या काम है? चाहे जूते लेने हो या 1 गिलास पानी पीना हो, घर के सभी मर्द अपनी पत्नियों पर ही निर्भर थे। डाइनिंग टेबल पर छी, क्या सब्जी बनी है! इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेता। अरे कल मुंही अपने पति को ठीक से सब्जी बनाकर भी नहीं खिला सकती क्या? बेचारा मेरा पोता जब से शादी हुई है आधा हो गया है। औरत होकर भी उर्मिला अपनी बहुओं का साथ देने की बजाय उल्टा अपने बेटे और पोतों का साथ देती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। मुझे पनीर के पकौड़े खाने, प्याज के नहीं। बेटा घर में तो पनीर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आलू के पकौड़े बना देती हूँ। जब मेरा राज दुलारा कह रहा है कि उसको पनीर के पकौड़े खाने, तो लाकर बना नहीं सकती क्या? पति का ध्यान तो रखा नहीं जाता, कम से कम अपने बेटे का ही रख ले। मैंने तुम्हें अदरक वाली चाय बोली थी ना, ये इलायची वाली क्यों बनाई है? जाओ अदरक वाली चाय लेकर आओ। रविवार के दिन जहां घर के सारे मर्द आराम से चाय पकौड़े एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं औरतें आज भी इन सब की सेवा में ही लगी होती हैं। आंगन में बैठकर सभी चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में उनके पड़ोस वाले घर के सामने सामानों से भरकर 2 बड़े बड़े ट्रक आकर रुकते हैं। तो वहीं एक बड़ी सी गाड़ी से एक परिवार निकलता है, जिसका मुखिया राकेश, नारायण और महेश के पास आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम राकेश है।
और मैं आज ही अपने परिवार के साथ आपके पड़ोस वाले घर में आया हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे तभी तो इतने दिन से इस घर में काम चल रहा था। सच में मजदूरों ने ड्रिल मशीन चलाकर सिर में दर्द कर दिया है। अंकल जी नमस्ते, मेरा नाम पायल है। नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हेलो आंटी, भाभी, कैसी हैं आप लोग? कार्तिक की बात सुनकर सभी औरतें जल्दी से घूंघट करती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। अरे हमारे घर की औरतें किसी भी पराये मर्द से बात नहीं करती, ये हमारे संस्कार हैं। वैसे राकेश जी, ये आपकी बेटी ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? मेरा मतलब हमारे मोहल्ले में सारे परिवार काफी संस्कारी हैं। हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते। अंकल जी कपड़ों से भला संस्कार का क्या लेना देना है? जरूरी नहीं जो छोटे कपड़े पहने उनमें संस्कार ना हो। मुझे अपनी बेटी के इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है। वो वक्त और जगह के हिसाब से कपड़े पहनती है, और वैसे भी ये तो शहर है। चलिए अब मैं चलता हूँ, फुर्सत से मिलेंगे। इतना कहकर राकेश अपने दोनों बच्चों को वहां से ले जाता है। तो ये सब नारायण, महेश और घर के बाकी मर्दों के लिए काफी हैरानजनक था। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। ये लीजिए मैडम जी, आपकी स्ट्रॉन्ग कॉफी। इसे पीकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। थैंक यू हस्बैंड जी। क्या बात है भैया, भाभी के लिए बड़ी कॉफी बनाई जा रही है। मुझे तो आज तक आपने नहीं दिया। क्या बात है भैया, भाभी के लिए बड़ी कॉफी बनाई जा रही है? मुझे तो आज तक आपने नहीं दी। अरे पगले, तुझे नहीं पता लव मैरिज करने के बाद भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या कहा तुमने? श्रीमती जी, आपके सामने भला कुछ कह सकता हूँ क्या? मैं तो बस अपने भाई को बता रहा था। कुछ दिनों में तो इसकी भी लव मैरिज होने वाली है। लव मैरिज करने के बाद अपनी बीवी का ध्यान कैसे रखते हैं, कुछ तो टिप्स दो इसे। अपने भाई को लव मैरिज की टिप्स बाद में दे दीजिएगा, पहले जाकर छत पर कपड़े फैलाकर आ जाइए, मैंने धोकर रख दिए हैं। देख रहा है छोटे, मुझे तो लगा कि अपनी बीवी के साथ बैठकर कॉफी पीऊंगा, लेकिन मैडम ने तो मुझे काम पर लगा दिया। जी ले बेटा, शादी से पहले जिंदगी जी ले, वरना फिर तुझे भी अपनी बीवी के इशारों पर इस तरह नाचना पड़ेगा। मोहित की बात सुनकर कार्तिक और ज्योति हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब मोहित कपड़ों से भरी बाल्टी ले जाकर छत पर फैलाने लगता है। तभी पड़ोस वाली छत पर माया भी सिर पर पल्लू रखकर कपड़े फैला रही होती है, जिसे देख मोहित, हेलो भाभी जी, मेरा नाम मोहित है। आप भी कपड़े फैला रही हैं? मेरी बीवी ने भी मुझे यही काम पर लगा दिया। कभी समय निकाल कर आइए हमारे घर पर, साथ में बैठ के चाय समोसे एंजॉय करेंगे। मोहित को इस तरह से अपने से बात करता देख माया काफी घबरा जाती है और वो कपड़े छोड़कर फौरन नीचे चली जाती है। अरे इन्हें क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? माया नीचे आकर सारी बात जाकर अपनी सास को बताती है। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, भला घर के मर्द भी बीवी के होते हुए कपड़े सुखाते हैं। माँ जी, अब दिन में खुली आंखों से सपने थोड़ी ना देखूंगी, वो सच में कपड़े सुखा रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अरेंज मैरिज में भी पति अपनी बीवियों के साथ काम करवाते हैं। भाभी, मुझे तो लग रहा है कि उनकी अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज हुई है। अगर अरेंज मैरिज होती तो वो नहीं बल्कि उनकी पत्नी कपड़े सुखा रही होती, इसीलिए मैं भी अब लव मैरिज ही करूंगी। अब तेरी शादी में वक्त है, फिलहाल मुझे तो केतन की शादी को लेकर परेशानी हो रही है। पता नहीं उसकी बीवी कितने सपने लेकर आएगी इस घर में। कुछ दिनों में शादी होने वाली, ढेर सारी तैयारियां करनी है। वहीं दूसरी तरफ राकेश के बेटे कार्तिक की भी कुछ समय में अब लव मैरिज होने वाली थी। रिश्तेदारों में तो शादी के कार्ड बांट दिए हैं, अब बस पड़ोसी रह गए हैं। सुनीता, चलो पड़ोसी में भी शादी के कार्ड बांट कर आते हैं। राकेश, सुनीता शादी के कार्ड लिए सबसे पहले पड़ोस में रहने वाले नारायण के घर आ रहे होते हैं। तो वहीं शादी का कार्ड लेकर नारायण उनके घर की तरफ से जा रहा होता है और दोनों बीच में ही मिल जाते हैं। अरे मैं भी आपके घर आ रहा था, मेरे बेटे केतन की शादी है, ये लीजिए उसकी शादी का कार्ड। सपरिवार आप सभी आमंत्रित हैं। अरे वाह, मैं भी आपको अपनी बेटे की शादी की कार्ड देने के लिए आ रहा था। लव मैरिज हो रही है मेरे बेटे की, आप सभी आइएगा। क्या कहा? प्रेम विवाह? अरे आप अपने बेटे का प्रेम विवाह करवा रहे हैं? अरे होश में तो हैं। बच्चों की शादी की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है, ना कि बच्चों पर। अब हमें ही देख लीजिए, हमने खुद भी अरेंज मैरिज की, भाई साहब के बड़े बेटे की भी अरेंज मैरिज और अपने बेटे की भी अरेंज मैरिज ही करवा रहे हैं। भाई साहब, मेरा मानना यह है कि जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है। अब जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो भला हम कौन होते हैं रोकने वाले। आप शादी में जरूर आइएगा। इतना कहकर राकेश और लक्ष्मी बाकी शादी कार्ड बांटने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं नारायण जब भी सारी बात आकर घर पर बताता है। अरे पता नहीं ये कैसे पड़ोसी आकर बस गए हैं, हम में से कोई भी इसके बेटे की शादी में नहीं जाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी फिर समाज में हमारी। इसी तरह समय गुजरता है और दोनों ही शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। जहां अरेंज मैरिज करके आई बहुएं घर की शादी में भी सभी मेहमानों के सामने घूंघट करके घर के कामकाज में लगी होती हैं, तो वहीं लव मैरिज वाले परिवार में पापा जी क्या शर्मा रहे हैं, मेरे देवर और आपके बेटे की शादी है, ठुमके तो बनते हैं।
इसी तरह कुछ समय गुजरता है और अब दोनों ही परिवार में उनकी लव और अरेंज मैरिज वाली बहुएं आ जाती हैं। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और अपने पति के नाम का सिंदूर लगाने का सुख एक तरफ। भले ही मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरेंज मैरिज करके आई लक्ष्मी तैयार हो जाती है और बिना सिर पर पल्लू करे जब वो बाहर सभी के सामने आती है तो हे भगवान, तुझ में लाज शर्म है या नहीं? बिना पल्लू करे अपने जेठ ससुर के सामने कैसे आ गई? लेकिन मेरे घर में तो कोई भी पल्लू घूंघट की रस्म नहीं है। मेरी भाभी तो बिना पल्लू के ही रहती है। अरे पल्लू करने के बजाय जुबान लड़ा रही है तुम्हारी बहू। अब खड़ी रहेगी या इसे समझाओगी भी? आप लोग गुस्सा मत करिए, हमारी गलती थी कि हमने इसे कुछ बताया नहीं। घर की सभी औरतें नई नवेली अरेंज मैरिज करके आई बहू को सीधा रसोई में ले जाती हैं। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? पल्लू घूंघट ये सब तो पुराने जमाने की सोच है ना। अभी तुम नहीं हो, तुम्हें इस घर के रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ घर की औरतें 24 घंटे सर पर पल्लू रखते हैं और जब बाहर जाएं तो घूंघट में ही जाती हैं। घर में कोई मर्द आ जाए तो उनके सामने ज्यादा देर खड़ी नहीं होती। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी को काफी अजीब लगता है और जब अपनी सास के कहने पर लक्ष्मी भी सिर पर पल्लू ले लेती है और रसोई की जिम्मेदारी संभालती है तो वहीं लव मैरिज करके आई नई नवेली बहू प्रेरणा आज अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए खीर बनाकर लाती है। कैसी लगी आप सबको खीर? मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। खीर तो अच्छी बनी है भाभी, लेकिन थोड़ी चीनी कम रह गई। चीनी कम रह गई? इसका मतलब मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में फेल हो गई ना। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? सिर्फ चीनी ही तो कम है, बाकी सब तो बढ़िया है। और सर पर तुमने पल्लू क्यों रखा है? हमारे घर पर पल्लू घूंघट का कोई रिवाज नहीं है। बहू तुम्हें साड़ी सूट या तो अगर तुम्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं तो वो भी पहन लेना। हमारी वजह से हमारी बहू अनकंफर्टेबल होकर हो, हमें थोड़ा अच्छा ना लगेगा। सोचा था लव मैरिज करके आई हूँ, कहीं सास ससुर के ताने ना सुनने मिले, पर यहाँ तो बिल्कुल माँ बाप जैसे सास ससुर मिले हैं मुझे। प्रेरणा के लिए तो उसका ससुराल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। तो वहीं लक्ष्मी को धीरे धीरे अपने ससुराल के सारे मर्द और उनकी घटिया सोच के बारे में पता चल रहा था। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। लव मैरिज करके आई बहू के परिवार में सभी लोग रात का खाना खा रहे होते हैं कि तभी कार्तिक काम से घर आता है। आप जल्दी से मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे तुम बैठो, खाने पर से इस तरह उठते नहीं है, मैं खुद खाना ले लूंगा। कार्तिक किचन में जाता है और अपने खाने की प्लेट लाकर सभी के साथ खाना खाने लगता है। अभी तो आप बाहर से आए हैं और आपने खुद ही खाना ले लिया। अरे तो क्या हुआ, मैं कौन सा जंग लड़कर आ रहा हूँ? अब मैं तुम्हें खाने पर से उठाता अच्छा थोड़े ना लगता है? तुम भी तो दिन भर कितना काम करती हो। देख रही हो ज्योति, कोई हमें बोल रहा था और अब कैसे पत्नी की इतनी परवाह की जा रही है। मोहित की बात सुनकर कार्तिक और प्रेरणा शर्मा जाते हैं तो वहीं सभी लोग हंसने लगते हैं। रात के तकरीबन घड़ी में 2 बज रहे थे। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी लक्ष्मी का पति केतन देर रात ऑफिस से घर आता है और गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी को उठाने लगता है। लक्ष्मी, अरे उठो लक्ष्मी। आप अब आए, मैं आपका इंतजार करते करते ही सो गई थी। मैं आपके लिए खाना गर्म करके ले आती हूँ। इतनी देर रात घर आया हूँ और तुम बासी खाना खिलाओगी मेरे लिए? मटर पुलाव बना दो। लेकिन जी अभी 2 बज रहे हैं, मटर पुलाव बनने में भी समय लगेगा, बस सब्जी गर्म करनी है, रोटी तो मैं ताजी बना दूंगी। अरे पति दिन रात मेहनत कर रहा है, देर देर रात भर लौट रहा है और पत्नी से ताजा खाना बनाकर भी नहीं दिया जा रहा है। तुम रहने दो, मैं माँ को बोल दूंगा। केतन की बात सुनकर लक्ष्मी आधी नींद में उठती है और रात के 2 बजे अपने पति के लिए रसोई में जाकर पुलाव बनाती है। तो वहीं प्रेरणा रात में प्यास लगने के कारण जब रसोई में पानी लेने के लिए जाती है तो अपनी रसोई की खिड़की से लक्ष्मी की रसोई की लाइट जलता देखती है। अगले दिन लक्ष्मी सिर पर पल्लू करके गार्डन की सफाई कर रही होती है, तब भी वहां प्रेरणा आती है। हेलो, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है ना? मम्मी जी ने बताया था। मेरा नाम प्रेरणा है। कैसी हो? वैसे कल रात के 2 बजे तुम्हारे किचन की लाइट ऑन थी, तुम लाइट ऑफ करना भूल गई थी क्या? नहीं, वो कल काम से थोड़ा देरी से आए थे ना, तो उनके लिए खाना बना रही थी। इतनी रात में तुम खाना बना रही थी? घर में कुछ था नहीं क्या? मेरे हस्बैंड तो अगर रात में लेट आते हैं तो मुझे बिना डिस्टर्ब करे ही खुद अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं। वैसे इतनी गर्मी में तुमने सर पर पल्लू क्यों ले रखा है? हमारे घर पर सभी पल्लू ही लेकर रखते हैं। लक्ष्मी इतना बोल रही होती है कि तभी घर के अंदर से उसे केतन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर लक्ष्मी भागी भागी घर में जाती है। तो वहीं ये सब देख प्रेरणा को काफी अजीब लगता है। इसी तरह अब कुछ समय गुजर जाता है। घर का सामान तो ले लिया है, अब इस बुटीक से तेरी भाभी का सूट ले लेता हूँ। घर का सामान लेकर दोनों भाई आ रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में उन्हें अर्जुन और केतन मिल जाते हैं। अरे भाई कैसे हो, बड़े दिनों बाद देखे, कहीं जा रहे हो क्या? अरे घर का थोड़ा बहुत सामान था ना, वही लेने आए थे। क्या कहा? घर का सामान? लेकिन ये घर का सामान लाना तो औरतों का ही काम है ना।
अरे घर का काम करना, सामान लाना औरतों का काम है, आप लोग भी कैसे बातें कर रहे हैं। इतना कहकर मोहित और कार्तिक वहां से चले जाते हैं। तो वहीं केतन और अर्जुन ये देखकर काफी हैरान होते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अरे कब से बुला रहा हूं, अब आई हो, जल्दी से मुझे मेरे जूते पहना दो। क्या जूते पहना दो? ये तो आप खुद पहन सकते हैं ना। अरे दिख नहीं रहा, मैं फोन पर मैसेज कर रहा हूं। माया आंखों में आंसू लिए अपने पति को जूते पहनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ, आज ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर भी इतना देर से टिफिन लेकर आ रही हो मेरा। सॉरी जी, वो आपका मनपसंद खाना बनाने में थोड़ा समय लग गया। केतन लक्ष्मी से टिफिन लेता है और चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैरिज करके आई प्रेरणा भी अपने पति को टिफिन दे रही थी और उसका पति जाने से पहले उसके माथे पर किस करता है। ये देख लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। जहां एक तरफ अरेंज मैरिज वाले परिवार में मर्द घर के सारे कामों को लेकर अपनी पत्नियों पर निर्भर थे, तो वहीं लव मैरिज में इसका बिल्कुल उल्टा था। क्या बात है, आपने तो सारे बर्तन चमका दिए। मैडम जी का हुक्म था तो करना तो पड़ेगा ही ना। लव मैरिज करके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और अब महेश बिना प्रीति से पूछे उसकी भी अरेंज मैरिज फिक्स कर देता है, जिसे सुन। मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मेरी शादी मत करवाइए, मुझे भी पढ़ाई करनी है। अरे जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब चुपचाप से शादी कर, समझी। माँ पापा को बोलिए ना मुझे नहीं करनी शादी। अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है, कितनी छोटी है वो। हाँ, दूध पीती बच्ची है ना और झूले में झूलती है। यही सही उम्र होती है लड़कियों की शादी की, वरना हाथ से निकलने में समय नहीं लगता इन लड़कियों को। समय गुजरता है और प्रीति की भी ये लोग अरेंज मैरिज करवा देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये लीजिए बहन जी, इस बार भैंस का ताजा दूध लेकर आया हूँ। लग तो काफी ताजा रहा है, इस बार तो मोटी मलाई जमेगी। दूध वाले से दूध लेते हुए माया बात कर ही रही होती है कि तभी वहां अर्जुन आता है और ये देखकर, कितनी बार कहा है पराये मर्दों के सामने घूंघट करा करो, लेकिन तुम्हें तो कोई लाज शर्म है ही नहीं है। क्या बात कर रही थी दूध वाले से हंस हंस कर? जी वो तो मैं बस दूध को लेकर बात कर रही थी। अरे अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें, आज के बाद तुम दूध नहीं लोगे। और तू सुन, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर दूध लेकर आने की। अपने पति का इस तरह शक करना माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। माया ने जितने अपने पर काबू कर रखा था उसे वो खोती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लव मैरिज वाली बहू के कुछ दोस्त आज घर आए होते हैं। इनसे मिलिए, ये रोहित, आकाश और रिया। पता है पापा जी मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। अरे ये तो काफी बढ़िया है, दोस्तों को भी कभी कभार समय दे देना चाहिए। और तुम लोग जाकर कमरे में बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। ससुराल वालों की इतनी ओपन माइंडेड सोच देखकर प्रेरणा के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं शादी करने से पहले लक्ष्मी गवर्नमेंट टीचर के लिए एग्जाम दी थी, जो अब क्लियर हो चुका था और उसे कई स्कूल से टीचर की जॉब के ऑफर आ रहे थे। डरते डरते जब लक्ष्मी ये बात घर में सभी को बताती है तो, अरे अच्छा, तो अब घर की औरतें कमाएंगे और मर्द खाएंगे, कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। औरतों का काम सिर्फ मर्दों की सेवा करना है और घर संभालना है, समझी। दिन पर दिन अपने ससुराल वालों की बंदिशें बढ़ता देख लक्ष्मी काफी परेशान हो चुकी थी। इसी तरह समय गुजरता है। आज रविवार होता है। रविवार के दिन लव मैरिज वाली पत्नी की सभी पति आज खाना बनाने और घर की जिम्मेदारी संभालने का फैसला करते हैं। आप लोग श्योर है ना कि खाना बना लेंगे और घर की साफ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी? हाँ श्रीमती जी, आप लोगों ने क्या हम मर्दों को कम समझ रखा है? घर के काम में हम भी दिखा देंगे कि हम मर्द किसी से कम नहीं हैं। चल अब बातें कम कर और काम पर लग जा, वरना फिर यही सब हमें ताने मारने में लग जाएंगी। आज रविवार के दिन सभी औरतें घर पर आराम करती, टीवी देखती, तो वहीं उनके पति उनके लिए खाना बनाते, घर की साफ सफाई करते और छत पर कपड़े सुखाते, जिसे देख अर्जुन के घर वाले, देख रहे हो पापा, ये मर्द कम मुझे औरत ज्यादा दिखाई देते हैं। औरतों के सारे काम तो यही करते हैं, मुझे तो लगता है इनके घर में कमाने का काम औरतें करती हैं। अरे मैंने बोलना भी छोड़ दिया है। उस दिन मिले थे राकेश, नमस्ते बोल रहे थे, मैंने जवाब भी नहीं दिया। लक्ष्मी गर्मा गर्म चाय का कप लेकर हॉल में बैठे अपने ससुर, जेठ और पति के लिए ला रही होती है कि तभी गलती से टेबल पर पैर लगने के कारण चाय की ट्रे जमीन पर छूट जाती है। ये देखकर उर्मिला, अरे तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? जब देखो बस चीजों का नुकसान ही करती रहती है। अरे कोई संस्कार नहीं दिए इसके माँ बाप ने इसे। अपनी दादी सास और ससुर की बात सुनकर अब लक्ष्मी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। अब बहुत हो गया, अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है, इस घर की बहू या नौकरानी? मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी और मेरे परिवार वाले भी बहुत अच्छे। वो सभी औरतों पर हुक्म नहीं चलाते बल्कि उनकी मदद करते हैं। ये क्या हो गया तुझे? चुप कर और जा अंदर।
अब मैं और चुप नहीं रह सकती हूँ। मेरे माँ बाप के सामने इतना तो पैसा है कि वो मुझे पाल सकते हैं। इस तरह गुट गुट कर मरने से अच्छा है कि सब कुछ खत्म करके खुलकर जिंदगी जियो। लक्ष्मी अब अपना सारा सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है, जिसे देख सरला। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तेरी पत्नी है, वो जाकर रोक। उसका गुलाम नहीं हूं मैं जो रोकूंगा। जिस तरह से गई है ना उसी तरह से वापस आएगी। लक्ष्मी ये कदम उठाता देख अब माया को भी कहीं न कहीं अंदर थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी। हर रोज की तरह जब आज भी अर्जुन माया को जूते पहनाने के लिए कहता है तो माया, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और जब भगवान ने हाथ दिए हैं तो आप खुद जूते नहीं पहन सकते? अरे तुम किस तरह की बात कर रही हो? भूलो मत मैं तुम्हारा पति हूँ और पति भगवान के बराबर होता है। पति केवल भगवान के बराबर होता है और वो तब तक होता है जब तक वो अपनी पत्नी की इज्जत करता है और उन्हें भगवान का दर्जा हम औरतें ही देती हैं। लेकिन आप भगवान के बराबर तो क्या शैतान कहलाने के भी लायक नहीं है। सही किया लक्ष्मी ने जाकर। अब मैं भी अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। मैं भी चली अपने मायके, वो भी अपने बेटे को लेकर। यहाँ उसे छोड़ा ना तो आप लोग उसे भी अपने जैसा बना देंगे। माया भी अब बेटे के साथ इस नरक से दूर अपने मायके चली जाती है। तो वहीं ये सब देख सरला और संगीता, हमारी बहू ने समय रहते अच्छा फैसला ले लिया, काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। अभी भी वक्त है, हम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। दोनों बहुओं को देख सरला और संगीता में भी हिम्मत आ जाती है और अब वो भी अपना सामान पैक करके जाने लगती हैं। घर की औरतों के जाने के बाद अब घर के मर्दों की तो मानो जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। ये मेरी शर्ट कहाँ है? अरे पूरी अलमारी देख ली, कहीं नहीं मिल रही और घड़ी का भी कोई पता नहीं है। अरे रेड वाली फाइल कहाँ है? क्या करूं अब मैं? किसी भी मर्द को अपना सामान नहीं मिलता तो वहीं अब सब जब थक कर नाश्ते के लिए आते हैं तो देखते हैं कि पूरी डाइनिंग टेबल खाली है। अरे इतनी जोरों की भूख लग रही है और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना। तुम लोगों को पता नहीं, तुम सबकी बीवियां अपने मायके चली गई। अब मैं क्या इस उम्र में तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं? बाहर से मंगवा लो अब, और मेरे लिए भी मंगवा लेना। औरतों के जाने के बाद सभी पतियों का काफी बुरा हाल था। इसी तरह 1-2 दिन गुजर गए। घर के सभी मर्द अब बाहर से खाना मंगवा कर खा रहे थे। तभी हाथ मुंह पर ढेर सारे जख्म लिए, बिखरे बालों और काफी बुरी हालत से प्रीति घर आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं। हे भगवान, ये प्रीति है ना? प्रीति मेरी बच्ची है, तूने अपना क्या हाल बनाकर रखा है? क्या हुआ तुझे? और ये सब क्या है? दादी, भैया। रोते हुए प्रीति सभी को बताती है कि उसके ससुराल वाले तो उसकी मायके वालों से भी गए गुजरे हैं। जिस दिन से प्रीति ने अपने ससुराल में कदम रखा था उसके ससुराल वाले उस पर काफी अत्याचार करते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारते पीटते हैं, हाथ जलाते हैं और कभी कभी तो उसे भूखा कमरे में ही बंद कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से प्रीति जान बचाकर से भाग आई थी। ये सारी बात सुनकर, उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो आप लोगों का भी कोई सहारा नहीं है। रात हो गई थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, लेकिन सुबह तक यहाँ से चली जाऊंगी। पर उस नर्क में नहीं, उस नर्क में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। सच कहा है किसी ने कि हम जो करते हैं उसका हमारे परिवार के बच्चों पर उतरता है। आप लोगों की करनी मुझे भोगनी पड़ रही है। प्रीति की बातें सुनकर और उसके हालातों को देखकर आज पहली बार घर के सभी मर्दों की आंखें शर्म से झुकी थी और इन सबको अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब वो सभी एक एक करके अपनी पत्नियों को लेने के लिए उनके मायके जाते हैं। मुझे माफ कर दो। अरे जीवन के सफर में मुझे हमेशा कदम कदम पर तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की तो तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखा। लेकिन आज जो हमारी बेटी के हालात हैं उसे देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो संगीता और वापस आ जाओ। आप लोगों का किया मेरी मासूम बच्ची पर उतरा है। मैं तो वापस आ जाऊंगी, लेकिन उसका दुख कैसे कम होगा? वो दोबारा कब हंसेगी? अपनी बहन के जख्म और आंसू को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें कितने जख्म दिए हैं। शादी के 7 फेरों में मैंने जो वादा किया था मैंने वो सब तोड़ दिए, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ मैं अपने सारे वादे निभाऊंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। इस अरेंज मैरिज में भी तुम्हें लव मैरिज वाला प्यार दूंगा। आप रोइए मत, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये मेरे लिए काफी है। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। घर की सभी औरतें अपने पति को माफ कर देती हैं और अब घर आ जाती हैं। तो वहीं महेश और बाकी लोग अपनी बेटी को उस नरक से निकालकर और अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं। तो वहीं अब घर के सभी औरतें मर्दों के साथ बैठकर खाना खाती हैं। घूंघट और पल्लू की रस्म भी खत्म हो जाती है। घर के सारे अपने छोटे बड़े काम मर्द खुद करते हैं और अब बिल्कुल लव मैरिज के ही तरह अरेंज मैरिज वाली बहुएं भी काफी खुश रहती हैं।